देखा कि डैनियल सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड है, एक जिंक एंड दूसरा कॉपर। जो जिंक का एनोड है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह एक्ट करता है, और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है। तो वैसे ही दूसरी मेटल्स को अगर हम ले तो दूसरे इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर अगर हम चेंज करते हैं तो हाफ सेल्स भी बहुत सारे बना सकते हैं। डिफरेंट रिएक्टिव मेटल एंड डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से हम कई सारे हाफ सेल्स बना सकते हैं, और जिससे बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसको अगर मुझे एक रिप्रेजेंट करना है एक छोटी सी जगह में, अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मित्रों, એવું કહેવા માંગુ છું કે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષની અંદર જુદી જુદી ધાતુઓ અને જુદી જુદી વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણનો જુદા જુદા વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણનો ઉપયોગ કરીને અનેક પ્રકારના अर्ध प्रक्रिया कोष अर्धकोष बनावी शकाय, અને આવા अर्धकोषનો ઉપયોગ કરીને ઘણા બધા વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ બનાવી શકાય। જે આપણે હમણાં જ ડેનિયલ સેલ જો એવા ઘણા બધા પ્રકારના વિદ્યુત રાસાયણિક અથવા ગેલ્વેનિક કોષ બનાવી શકાય। આવા કોષનું જો એકદમ ઓછી જગ્યામાં નિરૂપણ કરી શકાતું હોય તો વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં કયો પદાર્થ વિદ્યુત વિભાજ્ય તરીકે વર્તે છે અને કયો ઇલેક્ટ્રોડ છે એ જાણી શકાય। તો સામાન્ય રીતે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનું નિરૂપણ આપણે સમજવાનું છે। यानी अगर मुझे कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है एक छोटी सी जगह पर, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर हमें ये समझना है तो उससे पहले हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप के इलेक्ट्रोड्स है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड गैस इलेक्ट्रोड। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं? नॉर्मली जो मेटल इलेक्ट्रोड के फॉर्म में है, जो मेटल इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ? तो कि जिस किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो मेटल स्ट्रिप या मेटल प्लेट या मेटल रोड को रखा हुआ है, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखी हुई जो प्लेट या रोड है उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मेटल का इलेक्ट्रोड है उसी मेटल आयन पोजेसिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर है तो वो जो इलेक्ट्रोड बनते हैं उसको रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे जिंक है, कॉपर है, पीबी है, एजी है, ये इलेक्ट्रोड है। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी जिंक है तो उसको जिंक 2+ पोजेसिंग सॉल्यूशन में उसको डीप किया हुआ है। अगर कॉपर है तो कॉपर के रॉड को हमने Cu2+ आयन पोजेसिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसको रखा है। उसी प्रकार अगर लेड है तो लेड के रॉड को लेड+2 आयन पोजेसिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखा है। एजी को Ag+, सपोज AgNO3 के सॉल्यूशन में रखा हुआ है। तो जो कोई मेटल इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करता है, उस मेटल पोजेसिंग आयन पोजेसिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब उसको रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रोड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कहा जाता है। वो एनोड की तरह कैथोड की तरह दोनों तरह से एक्ट करता है। अगर सपोज मान ले कि यहाँ मेरे पास जिंक है, जिंक 2+ आयन का सॉल्यूशन है, अगर वो एनोड की तरह पोजेस करेगा तो ऑक्सीडेशन करेगा Zn2+ में। अगर मान लो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये जो हाफ सेल वो कैथोड की तरह एक्ट करता है तो वहां पर रिडक्शन करेगा, तो उस समय यहाँ पर जो Zn2+ है वो क्या हो जाएगा? डिपोजिट हो जाएगा मेटल पे। तो यहाँ पर Zn2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल रोड पे इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट होगा। तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यानी जो मेटल है उसी मेटल का आयन हो वैसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखा जाता है, तो इस इलेक्ट्रोड को रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। और उसकी सरफेस पे, इलेक्ट्रोड की सरफेस पे ही खुद के एटम एंड खुद के स्पीसीज ऑक्सीजन या रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात करें तो नॉर्मली इनर्ट इलेक्ट्रोड के अंदर जनरली नॉर्मल मेटल्स जैसे कि प्लेटिनम, गोल्ड, रोडियम, ये सारी मेटल्स हैं, नॉर्मल मेटल्स हैं। एंड अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट, ये सारे इलेक्ट्रोड्स हैं। और ये इलेक्ट्रोड्स को जब किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला है तो ये इलेक्ट्रोड
खुद ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में खुद रिएक्शन, खुद के एटम उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं होंगे। पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जैसे मान लो कि यहां पर है मेरे पास Fe2+ एंड Fe3+, ये दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पर ये जो है इसके अंदर Fe2+ भी है एंड Fe3+ भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये हब से मेरे पास है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, प्लेटिनम, गोल्ड, रोडियम या ग्रेफाइट, सपोज ये रॉड है उसका, तो ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है वो क्या करेगा, अपनी सरफेस पे अपने एटम का रिएक्शन नहीं करवाएगा, पर दूसरे किसी मेटल आयन का रिएक्शन यहाँ पर होगा उसकी सरफेस पे। इसकी ये सरफेस है, उस पर क्या होगा, अगर मान लो कि ये जो हब से बना इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोड का जो ये जो पूरा हब सेल है, अगर वो एनोड की तरह एक्ट करता है तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो उस समय क्या होगा कि जो सॉल्यूशन के अंदर Fe2+ है वो Fe3+ में कन्वर्ट होगी। कब, जब ये एनोड की तरह एक्ट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर ये कैथोड की तरह अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो उस समय क्या होगा, वो रिड्यूस करेगा। तो उस समय Fe3+ क्या होगा, Fe2+ में कन्वर्ट होगा, यानी रिडक्शन होगा। यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड है जो अपनी सरफेस पे दूसरे आयंस को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करते हैं, पर खुद के एटम्स उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं होते। यहाँ पर क्या था, अगर यहाँ पर जिंक था तो जिंक+2 में ये उसकी सरफेस पे जिंक पे से जिंक+2 बना, और सॉल्यूशन अगर रिडक्शन करता है तो जिंक+2 रिड्यूस होकर उसकी सरफेस पे डिपोजिट होते हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर वो किसी दूसरे आयन को रिएक्शन करने के लिए जस्ट सरफेस देता है अपनी, उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो एनी इलेक्ट्रोलाइट हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में Fe2+ एंड Fe3+ का सॉल्यूशन है। तो ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड कैसे है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये उसकी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। अब गैस इलेक्ट्रोड की बात करें तो गैस इलेक्ट्रोड जो है वो भी इज वन टाइप ऑफ इनर्ट, यानी निष्क्रिय विद्युत ध्रुव, जिसको बोलते हैं निष्क्रिय विद्युत ध्रुव, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें यहाँ से गैस करनी होती है और गैस के हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना पड़ता है। और यहाँ पर ये जो बीच में जो एक वायर से हमने ये पीस जुड़ा है, ये प्लेटिनम का पीस है, पीस ऑफ प्लेटिनम है। तो प्लेटिनम जो है वो इनर्ट है, तो यहाँ पर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर हम जो रिएक्शन करवाने जा रहे हैं उसमें हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको गैस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो नॉर्मली H2, O2, Cl2 या Br2 तो गैस लिक्विड फॉर्म में होता है, पर जैसे H2O2 Cl2 है उसको हम गैसियस स्टेट में लेते हैं, गैसियस स्टेट में लेते हैं, और उसके हिसाब से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना पड़ता है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना पड़ता है। जैसे H+ एसिडिक लो या हाइड्रोक्साइड आयन लो या Cl- जैसे आयन लो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लो इसका। उसको भी समझ ले। जैसे मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, और अगर उस समय, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन का, अगर मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस पोजेसिंग इलेक्ट्रोड है, गैस इलेक्ट्रोड है, जिसके अंदर मैंने HCl लिया हुआ है, यानी H+ का सॉल्यूशन है। सपोज मान लो कि यहाँ पर मैंने H2 गैस लिया है, एंड यहाँ पर मैंने सपोज लिया है HCl का या H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पर लिया हुआ है। अब क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये पूरा तो हाफ सेल है, ये हाफ सेल के अंदर हमने गैस इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, ठीक है। अगर ये जो हाफ सेल है, अगर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर दो स्पीसीज मेरे पास है, एक तो H2 गैस है और दूसरा H+ है। तो अगर वो एनोड की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा, देखो इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर मान लो कि मेरा हाइड्रोजन जो गैस, अगर मैंने गैसेस अगर इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, और मान लो कि यहाँ पर मैंने 1 बार लिया हुआ है, गैसेस जो गैसेस प्रेशर है वो 1 बार है, यानी यहाँ पर सपोज मान लो कि 1 मोलर H+ है, तो इसको हम बोलते हैं SHE, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है।
जिससे हम पोटेंशियल दूसरे हाफ शेल में रहा जो इलेक्ट्रोड है उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बाद में करेंगे। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि मान लो कि अगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या कोई गैस इलेक्ट्रोड है, अगर वो एनोड की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा। जैसे यहाँ पर H2 है तो H2 क्या होगा, H+ में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा। कब, जब ये एनोड की तरफ रिएक्ट करेगा तब। अगर ये कैथोड की तरफ एक्ट करेगा तो वो रिडक्शन करेगा खुद का, तो इस समय क्या होगा, जो H+ है वो क्या हो जाएगा, H2 में रिड्यूस हो जाएगा। H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैसेस इलेक्ट्रोड भी एनोड कैथोड की तरह एक्ट करते हैं। ये हमने सीखे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर हम ગુજરાતી में बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि અહીંયા 3 પ્રકારના વિદ્યુત ધ્રુવો છે, સક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવો, નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવો અને વાયુમય વિદ્યુત ધ્રુવો। સક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ એટલે એવા વિદ્યુત ધ્રુવ કે જેની અંદર જે ધાતુ છે તે ધાતુ આયન ધરાવતું વિદ્યુત વિભાજનનું દ્રાવણ હોય। બરાબર, ઝીંક છે તો Zn+2 નું દ્રાવણ હોય। ઇનર્ટ એટલે કે નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ જેની અંદર સિલ્વર ગોલ્ડ પ્લેટિનમ, સિલ્વર તો નહીં પણ ગોલ્ડ પ્લેટિનમ રોડિયમ જેવી ઉમદા ધાતુઓ અને ગ્રેફાઇટ જેવી સુવાહક અધાતુને સળિયા તરીકે ઇલેક્ટ્રોડ તરીકે લેવામાં આવે। અને ધારો કે તેની અંદર જે વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ છે, બરાબર છે, એ પોતે એની અંદર ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કરે, પરંતુ આપણી જે ઇલેક્ટ્રોડ, આપણે જે વિદ્યુત ધ્રુવ છે એના પરમાણુમાં ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયામાં ભાગ લેશે નહીં। બરાબર છે। જો Fe2+ હશે તો ઓક્સિડેશન થશે તો Fe3+ માં ફેરવાશે, અને જો Fe3+ હશે તો તે રિડક્શન પ્રક્રિયા કરશે તો એ Fe2+ માં ફેરવાશે। સારું, અને છેલ્લે વાયુમય વિદ્યુત ધ્રુવ। તો વાયુમય વિદ્યુત ધ્રુવની અંદર તમે જુઓ, જેમ અહીંયા પણ ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક સોલ્યુશન લીધા એમ અહીંયા પણ ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક સોલ્યુશન લેવાના છે। અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોડ છે એ તો નિષ્ક્રિય છે, દાખલા તરીકે પ્લેટિનમ છે તો અહીંયા પણ પ્લેટિનમનો જ પીસ છે, બરાબર છે, પરંતુ અહીંયા એક્સ્ટ્રામાં શું લેવાનું છે, ગેસ લેવાનું છે। અહીંયા જો Fe2+ અને Fe3+ વચ્ચે રિએક્શન થતા હતા, અહીંયા ગેસ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક સોલ્યુશન વચ્ચે રિએક્શન થવાનું છે। બાકી બંને છે તો ઇનર્ટ જ પ્રકારના વિદ્યુત ધ્રુવો। હવે શું કહે છે કે ધારો કે આ વાયુમય વિદ્યુત ધ્રુવ છે જેમાં ઉપરથી વાયુ પસાર કરવામાં આવે, વાયુ તરીકે H2 હોઈ શકે, O2 હોઈ શકે અને Cl2 હોઈ શકે, બરાબર છે। તે પ્રકારે વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ, તો કે તે જે વાયુ લીધો છે એના અનુરૂપ તમારે વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણને લેવું પડે। દાખલા તરીકે હાઇડ્રોજન વાયુ વિદ્યુત ધ્રુવની જ્યારે વાત કરતા હોય ત્યારે અહીંયા ગેસ તરીકે ડાયહાઇડ્રોજન ગેસ લેવામાં આવે, અને અહીંયા તો કે જે વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ છે એની અંદર H+ આયન ધરાવતા એસિડ તો કે વિદ્યુત વિભાજ્યની જરૂર પડે। હવે ધારો કે આપેલ વાયુમય વિદ્યુત ધ્રુવની અંદર જો આપણે હાઇડ્રોજન વાયુને એક બાર દબાણે પસાર કરતા હોઈએ અને 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને જો પ્રક્રિયા થતી હોય અને અહીંયા વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણની સાંદ્રતા પણ જો 1 મોલ હોય તો એને સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણિત વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે ઓળખવામાં આવે। અને આવા પ્રમાણિત વિદ્યુત ધ્રુવને જ્યારે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ સાથે જોડવામાં આવે તો તે વખતે જો તે એનોડ તરીકે વર્તતો હોય તો એનોડ પર શું થાય, ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય, તો H2 શું કરશે, ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરશે। અને જો એ પોતે રિડક્શન પ્રક્રિયા કરતો એટલે કે કેથોડ તરીકે વર્તતો હશે ત્યારે રિડક્શન પ્રક્રિયા થાય તો તે વખતે દ્રાવણમાં રહેલો જે H+ આયન છે એ તો કે પ્રક્રિયા કરીને H2 માં ફેરવાય। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखते हैं कि कोई भी बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। तो गैल्वेनिक जो सेल है उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इसको कैसे याद रखो। हमने देखा कि जो हमारा वीरा कोष है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर 2 हाफ सेल है, एक लेफ्ट हैंड साइड का, दूसरा राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा हाफ सेल है उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम एनोड बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैथोड बोलते हैं। तो हमें दोनों को हम सॉल्ट ब्रिज से हम उसको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो जो सॉल्ट ब्रिज है उसको हम 2 पैरेलल लाइन से इस तरह से दिखाते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर हम एनोडिक यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो हाफ सेल था उसका हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और जो राइट हैंड साइड है वहां पर हम जो कैथोड जैसे एक्ट कर रहा है, कैथोडिक रिएक्शन जहां पर होता है उसका हम उस हाफ सेल का हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, देखो ऐसे याद रखो कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। यहाँ पर अगर डैनियल सेल की बात करें तो इस तरफ जिंक था, इस तरफ कॉपर था। तो जिंक जो है जो एनोडिक इलेक्ट्रोड है उसको बाहर की ओर लिखना है, और उसी प्रकार जो कैथोडिक इलेक्ट्रोड है उसको बाहर की ओर लिखना है, और उसके पीछे अगर सॉलिड है तो S लिखना है, गैस है तो हम G लिखेंगे, ठीक है।
और उसको जिस सॉल्यूशन के अंदर, जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसको हमने रखा है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हमें उसके बाजू में लिखना है, यानी अंदर की ओर हमें इलेक्ट्रोलाइट्स को लिखना है, दोनों और बाहर की ओर इलेक्ट्रोड लिखने हैं और अंदर की ओर वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को लिखना है। तो एनोड का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसको हम एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, उसको यहां रखेंगे। और कैथोडिक को इस तरह से नजदीक क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन आएगा और दूर क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा। और उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हमें यहाँ पर ऐसे लिखनी होती है। अगर यहाँ पर, ये तो हमने बात की ये जस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोड की, पर अगर मान लो कि यहाँ पर गैस इलेक्ट्रोड हो तो कैसे करना है वो हम बाद में देखते हैं। पहले सीख लेते हैं कि मान लो कि मेरे पास डेनियल सेल है, तो डेनियल सेल में रिएक्शन क्या होता है। तो डेनियल सेल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या हो रहा है उसके अंदर, तो कि जो जिंक है वो जिंक 2+ में रिएक्शन, यानी यहां पर क्या था, ऐसे नहीं, अगर हम इस तरह से लें तो यहां पर जिंक था और यहां पर Zn2+ था, यहां पर Cu था और यहां पर Cu2+ का सॉल्यूशन था। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमें लिखना है, तो उन दोनों के बीच में यहाँ पर हम पैरेलल लाइन से हम इस तरह से सॉल्व बना लेंगे। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पहले क्या लिखना है, इलेक्ट्रोलाइट लिखना है। तो पहले इलेक्ट्रोलाइट कौन है, जिंक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जिंक, और ये सॉलिड स्टेट में है तो हम जिंक सॉलिड लिखेंगे। और सॉल्यूशन किसका है, Zn2+ का है। सपोज मान लो कि 1 मोलर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 मोलर। अब उस ओर जाते हैं राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पर जो सॉल्यूशन है उसको पहले लिखना है। तो सॉल्यूशन किसका है, Cu2+ का है, तो Cu2+ मान लो कि वो भी 1 मोलर है, तो हम इस तरह से लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो कि अब इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट को अलग करने के लिए हम बीच में एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, तो उसके बाद ये इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। इतना करने के बाद और एक चीज याद रखनी है कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर हम नेगेटिव टर्मिनल दिखाते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल दिखाते हैं। तो यह पर कभी यहाँ इसको डिनोट करना पड़ेगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो इस तरह से हम कोड नोटेशन यानी सेल नोटेशन कर सकते हैं। ગુજરાતીમાં કહીએ તો સાંકેતિક નિરૂપણ કરતી વખતે તમારે પહેલા જે ઊભી લીટી દર્શાવવાની છે વચ્ચે, જે સાત સીધું તરીકે દર્શાવે છે, અને જે ઇલેક્ટ્રોડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ છે બરાબર છે એને એક ઊભી રેખા વડે દર્શાવવામાં આવે। બહારની તરફ હંમેશા ઇલેક્ટ્રોડ દર્શાવવાના અને અંદરની તરફ વિદ્યુત વિભાજન દ્રાવણ દર્શાવવાના। હવે આવા તો ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ લઈ શકાય। ધારો કે અહીંયા તમે જુઓ, હવે તમે જો પ્રક્રિયા આપેલી હોય તો પ્રક્રિયા પછી તમને ખબર પડી જોઈએ कि जो कॉपर है, जो कॉपर है फ्रेंड्स याद रखो, जो कॉपर है यहाँ पर हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो कॉपर के साथ क्या होगा, कॉपर 2+ होगा, ठीक है। और जो सिल्वर है वो सिल्वर प्लस के सॉल्यूशन में डूबाया हुआ होगा। तो अगर हम सेल नोटेशन करते हैं तो इसको इस तरह से करेंगे, पहले ये सॉल्ट ब्रिज या ये जस्ट एरो कर दिया हमने। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होता है, कॉपर एंड कॉपर +2 का सॉल्यूशन है इसके अंदर। तो हम इसे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, Cu सॉलिड Cu2+। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो एक्वियस मोलर लिखो या ना लिखो तो भी चलेगा। और राइट हैंड साइड पर क्या है, Ag+ सॉल्यूशन को हम पहले लिखते हैं, तो Ag+ सॉल्यूशन यहाँ भी लिखता हूँ, एक्वियस मोलर पता नहीं कितना है इसलिए मैं इसे लिख दिया, एंड Ag यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल एंड यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगर मान लो कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर गैस इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, तो कैसे लिखना है। तो मान लो कि ये मेरे पास एक हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, तो उसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर H2 है एंड जो इलेक्ट्रोड को पहले लिखना है, और जो राइट हैंड साइड है उसको लास्ट में लिखना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे दिखाता हूँ पहले। तो एनोड है, एनोड पे पहले इलेक्ट्रोड आएगा और बाद में क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पर H+ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, ठीक है। अब यहाँ पर गैस कौन सी थी, H2 गैस थी, तो मुझे यहाँ पर H2 गैस लिखनी है। और उसके बाजू में अगर उसका प्रेशर दिया हुआ है तो प्रेशर लिखना है, यहाँ मैं P1 लिख देता हूँ, P1 बार, इस तरह से लिखते हैं। तो अगर गैस इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ प्रेजेंट करेगा
तो क्या करना है, पहले हमें इलेक्ट्रॉन लिखना है जो इनर्ट था, उसके बाद गैस लिखना है। तो गैस कौन सा था, यहाँ पर H2 गैस है। कोई अगर प्रेशर दिया हुआ है तो ठीक है, तो लिखना है, वरना चलेगा जस्ट गैस लिख के छोड़ दो। अब और उसके बाद क्या है, उसका सॉल्यूशन लिखना है H प्लस एक्वियस। ठीक है, अगर गैसेस जो हमारा हाफ सेल है अगर वो कैथोड की तरह रिप्रेजेंट करता है तो पहले कैथोड में पहले क्या लिखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन क्या है, ये है, तो हम लिखेंगे H प्लस एक्वियस। उसके बाद गैस आएगा, कौन सा गैस है, H2 गैस, सपोज P2 बार है। एंड यहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रोड आएगा प्लेटिनम। तो इतना याद रखो कि अगर एनोड है तो एनोड में पहले इलेक्ट्रोड आएगा, और कैथोड है तो लास्ट में इलेक्ट्रोड आएगा। यहां पर देखो पहले इलेक्ट्रोड आएगा, एनोड है तो इलेक्ट्रोड पहले, कैथोड में लास्ट में इलेक्ट्रोड आएगा। तो अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर H2 गैस दिया हुआ है, तो ये दोनों है साथ में, ये दोनों साथ में। तो यहाँ जिंक पे से जिंक 2 प्लस बनता है, यानी ऑक्सीजन होता है, तो इसको पहले रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम रिप्रेजेंट कैसा करेंगे, क्योंकि पहले हमें इलेक्ट्रोड को लिखना है एनोड पर, तो जिंक सॉलिड लिख दिया। उसके बाद उसका सॉल्यूशन यही है, क्योंकि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं। सो Zn2 प्लस एक्वियस, अगर मोलरिटी दी है तो लिख दी, वरना नहीं लिखनी है, ये पैरेलल लाइन। उसके बाद कैथोड के पहले सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन H प्लस है, तो हम लिखेंगे H प्लस एक्वियस। अगर अब यहाँ पर गैस यानी गैसेस इलेक्ट्रोड के अंदर गैस लिखनी पड़ती है बीच में, तो यहाँ H2 गैस। अगर प्रेशर दिया तो लिखना है, वरना चलेगा। एंड बाहर क्या आएगा, प्लेटिनम आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ H2 में से H प्लस बन रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हो रहा है। तो अगर हम एनोड की तरह एक्ट करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड लिखेंगे प्लेटिनम, उसके बाद H2 गैस, उसके बाद वो H प्लस एक्वियस, पैरेलल लाइन। फिर जो दूसरा ऑप्शन है कैथोड की तरह एक्ट करता है, उसका सॉल्यूशन Cu2 प्लस एक्वियस एंड देन Cu सॉलिड। यहाँ पर ये चीज मत भूलना कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव रिप्रेजेंट करना है एंड राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव साइन लिखनी होती है। अभी तक हमने जो सीखा उसके बेस पे हम इंपोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ concentration of Zn2 plus ion is equal to concentration of Cu2 plus ion 1 मोलर, यानी दोनों आयन के जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, हाँ, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है। एंड जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्टेज है। तो इसमें से क्या सही है, इन चार ऑप्शन में से क्या सही है। तो देखें, एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं वो दिया हुआ है 1.1 वोल्टेज। हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसका खुद का वोल्टेज है, सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। तो क्या होता है, तो पहले तो सोचो कि मेरे पास डैनियल सेल है, सपोज मेरे पास यहां पर डैनियल सेल है, इस तरह से ये एनोड है, यानी जिंक 2 प्लस आयन, यहाँ पर Cu सॉलिड एंड Cu2 प्लस है, इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब यहाँ पर जब हमने एक्सटर्नल अगर वोल्टेज नहीं दिया है उस समय पर यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड की ओर जाएगा। ये जिंक है, ये कॉपर है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ जाएगा, जिंक टू कॉपर की ओर जाएगा। और उसी समय जो करंट का फ्लो है वो किस तरफ होगा, कॉपर टू जिंक की तरफ होगा। यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज 1.1 वोल्टेज है। हमने भी देखा था कि जब हम एक्सटर्नल अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, और अगर वो 1.1 वोल्टेज से कम है तो ये स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होता रहेगा, यानी जिंक टू कॉपर की और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और जो करंट है हमारा वो कॉपर टू जिंक की ओर फ्लो करेगा। तो यहाँ पर जितना दिया है हम देख लेते हैं। पहले दिया है इफ एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सटर्नल वोल्टेज इज लेस देन 1.1 वोल्टेज, तो जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होता था वही होगा, यानी जो करंट का फ्लो है वो कॉपर टू जिंक होगा, यानी ये क्या है, ये गलत है। ठीक है,
उसके बाद बोलिए यहाँ पर कि एक्सटर्नल जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वो जो हमारा डैनियल सेल है उसके हिसाब से उतना ही 1.1 वोल्टेज दे रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट दोनों ओर से सेम वोल्टेज सप्लाई होगा तो जो पूरा रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर तो करंट का फ्लो दिया हुआ है, दैट मींस ये भी क्या है, गलत है। अभी हम करंट की बात कर रहे हैं, ये करंट फ्लोस है। अब यहाँ पर बोला है कि एक्सटर्नल वोल्टेज अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो गया, अगर 1 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो था जो जिंक से कॉपर की ओर था उससे क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। और हम तो करंट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जिंक टू कॉपर की ओर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, तो ये सही है। और यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन डी है उसमें दिया है इलेक्ट्रॉन फ्लोज, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लोज तो चेंज हो जाएगा, कॉपर टू जिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अगर આપણે આજ ગુજરાતીમાં જોઈએ તો એમ કહી શકાય કે તમે જ્યારે ડેનિયલ સેલ ઉપર જ્યારે બહારથી ઇલેક્ટ્રોનનો ફ્લો બહારથી જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન ઇન્સ્ટોલ કે વોલ્ટેજ તમે આપો છો, બરાબર છે, બાહ્ય વિદ્યુત ચાલક બળ તમે જ્યારે એની ઉપર એપ્લાય કરો છો ત્યારે ત્રણ પરિસ્થિતિ જોવા મળે છે। સામાન્ય રીતે પ્રમાણિત ડેનિયલ કોષની અંદર 1.1 વોલ્ટેજ જોવા મળે છે। જો તેના કરતા ઓછો વોલ્ટેજ પસાર કરવામાં આવે તો ડેનિયલ સેલ પોતાની રીતે જ કાર્ય કરતો રહે। तो ડેનિયલ સેલમાં શું પ્રક્રિયા થાય છે, તો કે ડેનિયલ સેલમાં ઝીંકથી કોપર તરફ ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ વહે છે, રાઈટ, અને જે કરંટનો ફ્લો છે એ કોપરથી ઝીંક તરફ છે। એનો અર્થ પહેલો ઓપ્શન કયો છે, ખોટો છે। બીજા ઓપ્શન એવું કહે છે કે જ્યારે એક્સટર્નલ વોલ્ટેજ એ ડેનિયલ સેલના વોલ્ટેજ જેટલા કરવામાં આવે તો બંને તરફથી એક સરખું વોલ્ટેજ હોય તો કોઈ પણ પ્રક્રિયા થાય નહીં, તો અહીંયા કોઈ પ્રક્રિયા થશે નહીં। તો અહીંયા પ્રક્રિયા આપેલી છે, દેટ મીન્સ કે આ પણ કેવું છે, ખોટું છે। નંબર ઓપ્શન સી, એમાં શું કહે છે કે જે બાહ્ય વીજચાલક બળ છે જ્યારે એનું વોલ્ટેજ ડેનિયલ સેલના વોલ્ટેજ કરતા વધારી દેવામાં આવે તો ડેનિયલ સેલમાં જે સ્પોન્ટેનિયસલી જે સ્વયંભૂ પ્રક્રિયા થતી હતી, આપેલ પ્રક્રિયા થતી હતી જેમાં ઇલેક્ટ્રોનનો ફ્લો ઝીંકથી કોપર તરફ અને વિદ્યુત પ્રવાહ કોપરથી ઝીંક તરફ થતો હતો, એ કોમનલી ચાલ્યા કરવો જોઈએ। ક્યારે, જ્યારે ડેનિયલ સેલનો વોલ્ટેજ કરતા બાહ્ય વીજચાલક બળ ઓછું ત્યારે, પણ એ વધી જાય છે, તે પ્રક્રિયા ઉલટી જશે। એટલે કે ડેનિયલ સેલની અંદર આપણે કરંટની વાત કરીએ, વિદ્યુત પ્રવાહની વાત કરીએ તો વિદ્યુત પ્રવાહ એ કોપરથી ઝીંક તરફ જતો હતો, હવે ઉલટી જશે અને ઝીંકથી કોપર તરફ જશે, તો તે સાચું છે, બરાબર છે। તો ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર છે। બીજો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ફાઇન્ડ ધ પ્રોપર ફોરવર્ડ રિએક્શન ફોર ધ ગિવન ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલ ઓન ધ બેસિસ ઓફ ઓક્સિડાઇઝિંગ એન્ડ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ। તમને यहाँ एक सेल नोटेशन आपेलू है, सांकेतिक निरूपण आपेलू है। देखो अब हम हिंदी में भी थोड़ी बात करें। यहाँ पर आपको एक सेल नोटेशन दिया हुआ है जिसके अंदर जो हमारा हाफ सेल है उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके हिसाब से कौन सा रिएक्शन, सेल रिएक्शन सही है, ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखो सीधे से यह समझ में नहीं आएगा, तो हम एक एक्सपेरिमेंट, एक इलस्ट्रेशन से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं कि सपोज जिंक है एंड कॉपर के सॉल्यूशन में उसको रखा है, तो ये सेल रिएक्शन होता है इस तरह से। तो देखो जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर हमें इस तरह से दिया हुआ है कोड नोटेशन में, तो इसका कोड नोटेशन क्या होगा, जिंक ऑब्लिक Zn2+ 2 पैरेलल लाइन Cu2+ ऑब्लिक Cu। तो हमें यहाँ पर यह पहचानना है कि यहाँ पर जो जिसका ऑक्सीजन होता है वो खुद क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ पर जाता है, देखो रिड्यूसिंग एजेंट जो है, अगर हम ये लिखना है तो रिड्यूसिंग एजेंट के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास जिंक है, तो जिंक के साथ हमने क्या लिया, Cu2+ लिया। ठीक है, तो हम ये दोनों को जोड़ देंगे। अब Cu2+ क्या कर रहा है, खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट 1 है, या रिडक्टेंट बोल सकते हैं, रिडक्टेंट ये है एंड ऑक्सीडेंट ये है। फिर यहाँ पर ऑक्सीडेंट 1 ये है और रिडक्टेंट ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल लेकर आप आसानी से समझ सकते हो। अब यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन है उसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखे ABCD,
ठीक है, हम डायरेक्टली ऑप्शन ही ढूंढ लेंगे डायरेक्टली। तो यह क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सेल नोटेशन फॉर गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन द बेसिस ऑफ द सेल रिएक्शन इज बिलो। यहाँ पर इस तरह से सेल रिएक्शन दिया हुआ है। तो अगर हमें नोटेशन करना है, सेल नोटेशन करना है, तो हम एनोड कैथोड को एक बार ढूंढ लेते हैं, तो आसानी से हम इसको समझ सकेंगे। तो पहले लेते हैं एनोड पर रिएक्शन। एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पर देखो I माइनस Fe3+ से Fe2+, ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज हो रहा है, पर यहाँ I-1 से 0 हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन रिएक्शन हुआ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे I- to हाफ I2। उसी प्रकार से अगर हम कैथोड की बात करें, तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, जहां ऑक्सीजन नंबर रिड्यूस होगा, तो यहाँ Fe3+ से Fe2+ पे ऑक्सीजन नंबर रिड्यूस होता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि Fe3+ gives Fe2+। हमने इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे हैं, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर लिखना चाहो तो। हमें तो नोटेशन करना है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो हम सेल नोटेशन में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड पर जो हाफ सेल था उसके बारे में हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखें, तो एनोड पर हमें, यानी ये डबल पैरेलल लाइन हो गई, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड पर जो रिएक्शन होता है, एनोड पर जो सिचुएशन है वो यहाँ लिखनी है और कैथोड की यहाँ लिखनी है। देखो इसमें ये इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर Fe3+ सॉल्यूशन में था, जिसका रिडक्शन हुआ Fe2+ में, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि Fe3+ to Fe2+, इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों पर एक्वियस लिखना पड़ेगा, एक्वियस। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो यहाँ पर I2 और I- है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले प्लेटिनम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है, गैसियस स्टेट में जो गैसेस है, सॉलिड स्टेट में, यहाँ I2 गैसेस फॉर्म में लिया हुआ है, तो हम I2 को पहले लिखेंगे इस तरह से, समझना है यहाँ पर। और जो सॉल्यूशन था वो क्या है, I- है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्लेटिनम, फिर आयोडीन, फिर I- Fe3+ एंड देन Fe2+ आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखे, तो सिलेक्ट द करेक्ट सेल रिएक्शन ऑफ द सेल Ag+ एंड Cu2+, एकदम आसान है, ठीक है। उसको भी एनोड कैथोड की बेस में लिखे था, आसानी से हम उसको लिख सकेंगे। तो एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन होगा, हाँ, यहाँ पर Ag से Ag+ बन रहा है, ठीक है। और कैथोड पे क्या होगा, क्योंकि कैथोड पर होगा Cu2+ का रिडक्शन होगा, Cu बनेगा। मुझे सेल रिएक्शन लिखा है, तो हम बैलेंस भी कर देंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको कट करो, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। सो 2Ag प्लस Cu2+ 2Ag प्लस Cu सॉलिड। यहाँ सॉलिड एक्वियस सॉलिड लिखना होता है। दूसरे न्यूमेरिकल्स भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या ये हुआ है, एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है और आपको उसका सेल नोटेशन लिखना है। ગુજરાતીમાં કહું તો એમ કહી શકાય કે તમને અહીંયા કોષ પ્રક્રિયા આપેલી છે અને કોષ પ્રક્રિયા પછી તમારે કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ કરવાનું છે, બરાબર છે। અહીંયા પણ તમે જો અહીંયા તમને કોષ प्रक्रिया આપેલી છે અને सांकेतिक निरूपण करवाना है। तो ऐसा हम यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल रिएक्शन दोनों का दिया हुआ है और आपको सेल नोटेशन, आपको रिप्रेजेंटेशन करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। यहाँ पर भी इसी तरह से यहाँ पर सेल रिएक्शन दिया हुआ है, आपको सेल नोटेशन सांकेतिक निरूपण आपको दिखाना है यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ पर आपको सेल नोटेशन दिया हुआ है और आपको सेल रिएक्शन लिख कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन मैंने नहीं लिखे है, क्योंकि अगर ऑप्शन लिखूंगा तो 2 ही क्वेश्चन हम कर सकते हैं, यहाँ एक साथ हम 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, हम डायरेक्टली आंसर ही ढूंढेंगे उसका। तो देखो, अगर इस तरह से कोई भी अगर आपको
रिएक्शन दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसमें एनोडिक रिएक्शन कहाँ पर होता है और कैथोडिक रिडक्शन का रिएक्शन कहाँ होता है वो देखने पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Cr2O72 माइनस के अंदर क्रोमियम का ऑक्सीजन नंबर आएगा +6 बिकॉज ऑक्सीजन का -2 7 टाइम्स -2 -14 उस तरफ जो +14 -2 +12 डिवाइडेड बाई 2 +6 और बाकी के तो सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्रोमियम में 6 से 2 यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। और सॉरी क्रोमियम से यहाँ क्रोमियम की बात कर रहा हूँ, क्रोमियम 6 यानी क्रोमियम +12 से क्रोमियम +6, अगर एक में प्लस है तो दो में +6 होंगे। यहाँ पर एक का +6 है तो दो के लिए +12 होगा। पर यहाँ पर हो क्या रहा है, 6 से 3 यानी रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर Fe2+ से Fe3+ बन रहा है यानी ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर एनोड पे क्या हो रहा है, क्योंकि तो एनोड पर Fe2+ से Fe3+ में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। तो कैथोड पर रिएक्शन कहाँ हो रहा है, क्योंकि Cr2O72 माइनस से 2Cr3+, यहाँ पर हमें जस्ट लिखना है Cr3+। रिएक्शन में Cr+6 से Cr+3 में रिडक्शन हो रहा है। अब अगर हम नोटेशन करना चाहें तो नोटेशन में क्या करेंगे, हम बीच में पैरेलल लाइन रखेंगे इस तरह से। LHS लेफ्ट हैंड साइड पर हम एनोडिक जो हाफ सेल है उसका हम लिखेंगे। तो ये एनोडिक रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, Fe2+ में से Fe3+ बन रहा है और Fe3+ हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी है, क्योंकि हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं वो कौन से है, देखो यहाँ पर Fe2+ Fe3+ है, ठीक है, और यहाँ पर सॉलिड नहीं है, इलेक्ट्रोड नहीं है यहाँ पर। इसका मीनिंग ये होगा कि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो हमें इसका प्लेटिनम लिखना पड़ेगा, उसके लिए इलेक्ट्रोड हम प्लेटिनम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जब हम सेल नोटेशन करते हैं तो सबसे पहले एनोडिक का जो पार्ट है उसमें पहले हम इलेक्ट्रोड लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लेटिनम। उसके बाद क्योंकि जिसका ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ Fe2+ का ऑक्सीजन हो रहा है, Fe3+ सॉल्यूशन में जा रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लेटिनम ऑब्लिक Fe2+, यहाँ एक्वियस में है, यहाँ हम सॉलिड लिखेंगे इस तरह से, और Fe3+ बन रहा है इस तरह से। कैथोडिक अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं कैथोडिक सेल में, हाफ सेल में, तो यहाँ पर शुरुआत में क्या है, ये डाइक्रोमेट आयन है, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Cr2O72-, उसके बाद लिखना होता है नॉर्मली इलेक्ट्रोड, पर यहाँ पर सॉल्यूशन ही है यहाँ पर Cr3+ का, तो हम लिखेंगे Cr3+ सॉल्यूशन, दोनों ही एक्वियस स्टेट है, दैट मीन्स के इनर्ट इलेक्ट्रोड दोनों जगह पर इस्तेमाल किए हुए हैं। तो हम यहाँ पर हम प्लेटिनम लिखेंगे इस तरह से, प्लेटिनम सॉलिड, और ये प्लस साइन और यहाँ पर ये माइनस साइन। इसको आप इस तरह से भी बॉक्स के फॉर्म में भी इसको आप इस तरह से नोटेशन कर सकते हैं। ये तो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में है, यानी इसका ABCD में से कोई एक आंसर होगा, ये आपको देख लेना होता है। फिर दूसरा रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर सेल रिएक्शन दिया हुआ है, तो सेल रिएक्शन पर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2Ag+1 है, 1 से 0 हो रहा है, और यहाँ 0 से 1 हो रहा है, ठीक है। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि Ag+ में से Ag में रिडक्शन हो रहा है और H2 में से H+ में ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम एनोड और कैथोड लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि एनोड पर क्या हो रहा है, तो कि एनोड पर H2 में से H+ बन रहा है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि H2 से क्या बन गया है, H+ बन गया है। और कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पर Ag+ में से रिड्यूस होकर Ag बन रहा है, ठीक है। तो अब उसका सेल नोटेशन किसे लिखेंगे, तो एनोडिक पहले लिखेंगे, पर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम प्लेटिनम लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लेटिनम, उसके बाद H2 गैस, उसके बाद H+ एक्वियस, फिर डबल पैरेलल लाइन, इसको स्लैंटिंग रखो या वर्टिकल रखो, ठीक है चलेगा। यहाँ पर Ag+ और उसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से हम उसका सेल नोटेशन कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखें
तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट एनोड कैथोड ही लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर Hg+1 है, Cl-1 है, Cu 0 है, यहाँ Cu2+ में हुआ कन्वर्ट हुआ, यानी ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हुआ, तो इसका ऑक्सीजन हो रहा है, तो डायरेक्टली लिख दूँ। एनोड पे क्या हो रहा है, Cu सॉलिड में से Cu2+ बन रहा है, और जो बन रहा है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वही है, तो ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कैथोड में क्या हो रहा है, क्योंकि कैथोड में जो Hg+ है वो रिड्यूस हो रहा है Hg में, कहाँ गया लिखना रह गया, यहाँ पर Hg बाकी रहेगा लिखना 2Hg, तो Hg+ Hg में रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Hg2Cl2, Hg2Cl2, उसमें से यहां पर बन रहा है Cl-, ठीक है, और जो Hg है यहां पर हम Hg लिखेंगे, चलो समझने के लिए इस तरह से लिख रहे हैं। अब यहां पर Hg2 जो ये मर्क्यूरस क्लोराइड ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में और ये एक्वियस फॉर्म में है, इस तरह से। तो ये कैलोमल इलेक्ट्रोड है, इज अ वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। जिस तरह से गैस इलेक्ट्रोड है उसी प्रकार से कैलोमल इलेक्ट्रोड है, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको बोला जाता है। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ये Cl- है, तो इसको हमें पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद Hg2Cl2 लिखेंगे, और इसका इसमें Hg+1 Hg में रिड्यूस हो रहा है, तो उसको बाद में लिखेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो पहले Cl- लिखेंगे, उसके बाद HgCl2 सॉलिड लिखेंगे, उसके बाद Hg लिखेंगे, और बाद में प्लेटिनम आएगा। तो अगर हम उसका सेल रिप्रेजेंटेशन करें तो इस तरह से होगा, पहले तो पैरेलल लाइन, लेफ्ट हैंड साइड पर एनोडिक जो हाफ सेल रिएक्ट होता है वो लिखेंगे। तो पहले यहाँ इलेक्ट्रोड तो है ही हमारे पास, तो कॉपर सॉलिड, उसमें से Cu2+ एक्वियस बना। अब हम कैथोड में पहले क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिखते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहाँ है, Cl- है। उसके बाद जैसे गैसियस इलेक्ट्रोड जो जब होता है तब यहाँ पर हम गैस लिखते थे H2Cl2O2, तो यहाँ पर हम Hg2Cl2 लिखेंगे इस तरह से, और उसके बाद में Hg लिखेंगे, और लास्ट में इलेक्ट्रोड प्लेटिनम लिखेंगे, ये प्लस ये माइनस। तो ये पूरा हमारा नोटेशन हो गया, सेल नोटेशन। लास्ट में देखिए तो हमें सेल नोटेशन दिया और सेल रिएक्शन पूछा है। तो हमें पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है वो ऑलवेज एनोडिक रिएक्शन होता है, एनोड की तरह एक्ट करता हुआ हाफ सेल होता है, तो एनोड पे ऑक्सीजन होता है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कौन करेगा, Cl2 या Cl-, ऑक्सीजन करेगा यहाँ पर। तो हम पहले इस तरह से लिखेंगे कि एनोड पर रिएक्शन क्या हो रहा है, क्योंकि एनोड पर Cl- जो है उसमें से Cl बन रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। So 2Cl- gives Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। और रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन कैथोड पे होगा, जिसमें जो Ag+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Ag में रिड्यूस होगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। अब क्या होगा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दो इस तरह से, रिएक्शन क्या आएगा, 2Cl- plus 2Ag plus gives 2Ag plus Cl। तो ये हमारा सेल रिएक्शन हो गया, ठीक है। गुजराती में આપણે કોષ પ્રક્રિયા કહીએ છીએ, તો આપણે સાંકેતિક નિરૂપણમાંથી કોષ પ્રક્રિયા સુધી આવી ગઈ।